रामधनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण को पढ़ा रहे हैं। इसमें पिछले क्लास में हमने पहलव वंश को बताए थे और उसके बाद आज के क्लास में हमने कुषाण वंश को बताने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले समझेंगे कि पहलव के बाद जो भारत पे आक्रमण किए वह कौन किए, तो कुषाण किए। पहलव के बाद भारत पर कुषाण वंश आक्रमण किए। तो यहाँ से अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि यह कुषाण कौन थे, है ना। तो यह कुषाण जो थे वह जनजाति थे। क्या थे? जनजाति। तो यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे मान लेते हैं यह मोटा मोटी भारत का पहले का नक्शा है और इधर यहाँ पे यूची नामक जनजाति पाए जाते थे और यह यूची जनजाति का काम था लूटपाट करना, कहीं भी आक्रमण कर देना। और इसी लूटपाट से चीन बहुत परेशान था और चीन के राजा ने अपने नागरिकों को यह आदेश दिया कि सभी को फ्री काम करना है, सभी को फ्री काम करना है। अगर कोई भी जनता फ्री काम नहीं करेगा तो उन्हें सरकारी लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर मान लेते हैं अभी वर्तमान में अगर भारत में कहा जाए कि अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको बॉर्डर पे कम से कम 2 साल आपको रहना पड़ेगा। आप नेता बनिए या आप सरकारी नौकरी लीजिए, आप यदि किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 साल बॉर्डर पे रहना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, देश भी मजबूत होंगे। अगर कभी बाहरी आक्रमण होगा तो हर एक नागरिक ट्रेंड रहेगा तो हम किसी भी नागरिक को अपने बॉर्डर पे भेज सकते हैं और सभी लड़ने में सक्षम होगा। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे चीन के राजा शी हुआंगची जो था वह अपने नागरिकों को कहा और यहाँ पे 1000 मीटर से भी अधिक लंबा एक चीन की दीवार का निर्माण करवा दिया और जहाँ तहाँ पे आने जाने का रास्ता बना दिया और वहाँ पे अपने सैनिकों को तैनाती कर दी। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे जब चीन की दीवार तैयार हो गया तो चीन की तरफ जो है यह यूची कबीला के लोग नहीं जा रहे थे, तो भारत की ओर आक्रमण करने लगे और सबसे पहले अफगानिस्तान की तरफ आए, हिंदू कुश पर्वत पार किए और सबसे पहले अफगानिस्तान के रास्ते भारत पे आक्रमण किए। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे वह कौन से जनजाति थे, तो यूची या इसी को तोखरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोखरी। तो उसके बाद देखेंगे इनकी कुल 5 कुल थी। कितने थी? 5 कुल में विभक्त था। इसकी कितने कुल थी? तो 5 कुल थी, 5 कुल में विभक्त था और उसमें से एक कुल आपको कुषाण था। कौन था? कुषाण। और उसके बाद यहाँ से ध्यान देंगे कि पहलव वंश का जो अफगानिस्तान की शाखा को समाप्त कर कुजुल कडफिसेस ने एक नया वंश कुषाण वंश की शुरुआत किया। कौन सा वंश? कुषाण वंश की शुरुआत की। तो अब हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे कि कुजुल कडफिसेस जो सिक्का चलाया वह कौन सा सिक्का चलाया? तांबा का सिक्का जारी किया। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि कुषाण वंश का जो अगला राजा हुआ वह कौन हुआ? भीम कडफिसेस। क्या हुआ?
भीम कैडफिसस। और इनके बारे में सबसे पहले देखेंगे, इन्होंने अपने साम्राज्य को सिंध नदी तक बढ़ाया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने तक्षशिला से मथुरा तक अपने कब्जा में लिया। और उसके बाद देखेंगे कि भीम कैडफिसस कुषाण वंश का पहला राजा हुआ जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्का कुषाण वंश का पहला राजा कौन थे? तो भीम कैडफिसस, जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनके सिक्के पर शिव और नंदी की आकृति मिलती है। और इससे प्रतीत होता है कि भीम कैडफिसस शैव धर्म का अनुयायी है। शैव धर्म किसके अनुयायी है? तो शैव धर्म के अनुयायी है। और उसके बाद देखेंगे राजधानी कहाँ बनाई? पेशावर। तो यहाँ से हम लोग देखें कि पहलव वंश के बाद भारत पर मौर्योत्तर काल में कुषाण वंश आक्रमण किए। और उसके बाद देखें कि कुषाण जो हैं वह यूची और तोखरी नामक जनजाति हैं। और इनके कुल 5 कुल थे। कितने कुल थे? कुल 5 कुल में विभक्त थे, और जिसमें से एक कुल आपका कुषाण था। तो यहाँ से हम लोग देखें कि पहलव की जो अफगानिस्तान में शाखा थी और उसे समाप्त करके कुजुल कैडफिसस, कौन? कुजुल कैडफिसस ने एक नए वंश की शुरुआत किया और उस वंश का नाम कुषाण वंश हुआ। तो यहाँ से हम लोग देखें कि यहाँ से एकदम डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आएगा कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? तो कुजुल कैडफिसस। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुजुल कैडफिसस जो हैं वह तांबे के सिक्के चलाए। कौन से सिक्के चलाए? तांबे के सिक्के। और उसके बाद कुषाण वंश के अगला राजा को देखें तो भीम कैडफिसस में देखें, इन्होंने अपने साम्राज्य को सिंधु नदी तक बढ़ाया। और उसके बाद देखें कि इन्होंने तक्षशिला से लेकर के मथुरा तक के क्षेत्र को अपने अधिकार में लिए। तो यहाँ से उसके बाद देखें कि भीम कैडफिसस कुषाण वंश के पहला राजा हुए जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए। उसके बाद हम लोग देखें कि इनके जो सिक्के थे उस पर शिव और नंदी की आकृति मिलती है, जिससे यह प्रतीत होता है कि भीम कैडफिसस जो है वह शैव धर्म के अनुयायी हैं। और उसके बाद देखें कि भीम कैडफिसस ने जो अपनी राजधानी बनाई वह कहाँ बनाई? तो पेशावर बनाई। तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग कुषाण वंश के अगले राजा की ओर चलते हैं। तो देखेंगे कि भीम कैडफिसस के बाद कनिष्क राजा बने। और कनिष्क राजा जो बने हैं 78 ईस्वी में बने हैं। कब बने हैं? 78 ईस्वी में। और उसके बाद देखेंगे इन्होंने जैसे ही राजा बने तो एक संवत की शुरुआत किए और उस संवत का नाम शक संवत हुआ। क्या हुआ? शक संवत। शक संवत की शुरुआत कब हुई? तो 78 ईस्वी में जब कनिष्क राजा बने उसी समय शक संवत की शुरुआत किए और वह 78 ईस्वी में किए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कनिष्क जो है, कनिष्क पाटलिपुत्र बिहार पर आक्रमण किए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जब इन्होंने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किए तो इन्हें 3 चीज़ की प्राप्ति हुई। पहला क्या हुआ? तो पहला हम लोग देखेंगे अश्वघोष। अश्वघोष कौन थे? तो यह बौद्ध विद्वान थे। बौद्ध विद्वान थे। और उसके बाद देखेंगे एक मिला विचित्र मुर्गा। क्या मिला? विचित्र मुर्गा। और उसके बाद देखेंगे कि एक मिला
गौतम बुद्ध का भिक्षा पात्र। तो अब हम लोग देखेंगे कि कनिष्क जो है वह अपना साम्राज्य को पाटलिपुत्र जो कि गंगा नदी के किनारे हैं, और उसके बाद यहाँ से ले करके उज्बेकिस्तान ऑक्सस नदी तक अपना साम्राज्य का विस्तार किए। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि चीन पर आक्रमण किए, लेकिन चीन का जो राजा था, पांचाऊ, कौन था? पांचाऊ ने रोक दिया और कहा कि बस उधर तक ही रहिए, अब इधर बढ़ने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कनिष्क हैं वह चीन से लेकर के रोम तक के एक सिल्क मार्ग था, उस पर अपना अधिकार कर ली। चीन से रोम तक जाने वाली सिल्क मार्ग पर अपना अधिकार जमा लिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब इन्होंने सिल्क मार्ग पे अपना अधिकार जमा लिए तो उस मार्ग पे अपना एक टोल टैक्स लगा दिए। क्या किए? टोल टैक्स लगा दिए। अब जैसे कि आप कभी भी हाईवे से गुजरते होंगे तो देखते होंगे कि हाईवे पर टोल टैक्स रहता है ना, तो वहाँ पर से जितनी भी गाड़ियाँ क्रॉस करेगी उसे सरकार को टैक्स देना पड़ता है। उसी तरह से सिल्क मार्ग पे किसका अधिकार था? तो कनिष्क का। और कनिष्क ने उस पर क्या किए? टोल टैक्स लगा दिए। और जितना भी वहाँ से व्यापारी आता जाता था उससे क्या करते थे? सोने का दिनार लेते थे। और इस तरह से इनके पास जो है अर्थव्यवस्था इनका मजबूत होता चला गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कनिष्क पहला राजा हुए जिन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। तो यहाँ से हम लोग देखें कि कनिष्क की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत थी, इसीलिए इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले पहले राजा हुए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनकी जो राजधानियाँ हुई, इन्होंने 2 राजधानियाँ बनाई। एक तो पुरुषपुर, इसी को पेशावर कहा जाता है, और दूसरा जो है वह कहाँ है? मथुरा। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो यहाँ से देखें कि कनिष्क राजा बनने के साथ ही एक संवत की शुरुआत किया और उस संवत का नाम शक संवत हुआ। और यह संवत 78 ईस्वी को शुरुआत किया गया। और हम लोग देखें कि कनिष्क ने बिहार के पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण किए और यहाँ से उन्होंने 3 प्रमुख चीज़ ले गए। एक अश्वघोष जो कि बौद्ध विद्वान थे, और एक विचित्र मुर्गा, और उसके बाद हम लोग देखें कि बौद्ध का जो भिक्षा पात्र था वह भी यहाँ से उठा के ले गए। उसके बाद हम लोग देखें कि कनिष्क का जो राज्य क्षेत्र हुआ वह गंगा नदी से ऑक्सस नदी तक हो गया था। और उसके बाद हम लोग देखें कि कनिष्क ने चीन पर भी आक्रमण किए और वहाँ के जो राजा पांचाऊ थे उन्होंने रोक दिए, बोले कि अब उधर ही रहिए, इधर आने का ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद देखें कि इन्होंने सिल्क मार्ग पे अपना कब्जा जमा लिए और वहाँ पर देखें जो सिल्क मार्ग था यह चीन से रोम तक जाती थी। और इस मार्ग पे जब इनका अधिकार हो गया तो इन्होंने टोल टैक्स लगाए और जो व्यापारी आते थे या जाते थे दोनों से इन्होंने दिनार लेते थे।
और इनके पास अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हो गई, जिसके कारण इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए और कनिष्क पहला राजा हुआ जिन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कनिष्क की राजधानी जो है वह दो राजधानियाँ थी, एक पुरुषपुर जिसे पेशावर कहते हैं और दूसरा मथुरा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे कि कनिष्क के ही शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन 98 ईस्वी में इन्हीं के कार्यकाल में किया गया। और यहाँ से अब ध्यान देंगे कि कहीं प्रथम शताब्दी में है। तो अब हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे कि चतुर्थ जो बौद्ध संगीतियाँ हुई, इसके बाद जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गए। कितने भागों में बट गए? तो दो भाग में। प्रथम हो गया हीनयान और दूसरा हो गया महायान। और हम लोग यहाँ से देखेंगे कि जो कनिष्क थे वह महायान शाखा से संबंधित थे। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि यह जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि जो गौतम बुद्ध जिंदगी भर कहते रह गए कि मूर्ति पूजा नहीं करो, मूर्ति पूजा नहीं करो, और कनिष्क ने उन्हीं का मूर्ति बना दिया। और हम लोग देखेंगे कि महायान शाखा से पहली बार कनिष्क के द्वारा प्रथम गौतम बुद्ध की मूर्ति गंधार शैली में निर्मित कराई गई। तो यहाँ से जो एकदम इम्पोर्टेंट है, इस पे हम लोग एकदम ध्यान देंगे कि कनिष्क के द्वारा बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण कराई गई थी। तो यहाँ से अब हम लोग अगले पॉइंट में देखेंगे गंधार जो शैली है वह भारतीय शैली और प्लस यूनानी शैली दोनों को मिलकर क्या बना? गंधार शैली। और इन्हीं के काल में गंधार शैली का विकास हुआ और मथुरा शैली का विकास हुआ। और यहाँ पे मथुरा शैली का विकास हुआ। और हम लोग देखेंगे कि यह दोनों शैलियों का मुख्य जो केंद्र हुआ, मुख्य केंद्र वह कहाँ हुआ? तो मथुरा हुआ। तो यहाँ से यह सब एकदम इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कनिष्क के दरबार में प्रमुख व्यक्ति जो रहते थे उसमें देखेंगे अश्वघोष। पहले देखेंगे अश्वघोष। और अश्वघोष कौन थे? तो यह बौद्ध विद्वान थे, बौद्ध विद्वान। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अश्वघोष की जो प्राप्ति हुई थी जब कनिष्क पाटलिपुत्र पर आक्रमण किए थे, तो यहीं से इनको अश्वघोष मिले थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनकी कुछ रचना भी है, वह क्या है? अश्वघोष की रचना सौंदरानंद, और उसके बाद बुद्ध चरित्र, और उसके बाद सारिपुत्र। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नागार्जुन, दूसरा नंबर में देखेंगे नागार्जुन। और इसे क्या कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन। किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। और उसके बाद देखेंगे यही जो है
वह सापेक्षता का सिद्धांत दिए हैं, सापेक्षता का सिद्धांत। और उसके बाद देखेंगे इनका जो है, इनका तुलना मार्टिन लूथर से किया जाता है। किससे किया जाता है? मार्टिन लूथर से। और उसके बाद देखेंगे कि इनके ही दरबार में राजवैद्य एक थे, उनका नाम था चरक। क्या नाम था? चरक। और इनके द्वारा एक रचना किया गया था, चरक संहिता। चरक संहिता। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि राजवैद्य जो है, राजवैद्य वह 3 है और यह एग्जाम में बराबर आते रहते हैं। एक तो चरक हो गया, चरक, और यह कनिष्क के दरबार में रहते थे, कनिष्क। और उसके बाद दूसरा देखेंगे जीवक। किसको देखेंगे? जीवक। और यह किनके दरबार में रहते थे? बिंबिसार, बिंबिसार। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक और राजवैद्य था, उनका नाम धन्वंतरी था, धन्वंतरी। और यह जो है, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। यह तीनों जो है बहुत एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा नंबर में वासुमित्र। कौन हुए? वासुमित्र। महाविभास शास्त्र, महाविभास शास्त्र की रचना किए। और उसके बाद देखें कि इन्होंने बौद्ध धर्म का विश्वकोश का निर्माण किए। तो यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोग ने देखे। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि कुषाण वंश का जो अंतिम राजा हुआ, अंतिम राजा वह कौन हुआ? तो वासुदेव। कौन हुआ? वासुदेव। यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो यहाँ से देखें कि कनिष्क के द्वारा जो है वह चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और उसके बाद देखें कि यह जो आयोजन है वह 98 ईस्वी में किया गया था, और कहीं कहीं आपको प्रथम सदी भी देता है। और ये इसका जो आयोजन हुआ वह कहाँ हुआ? कुंडलवन, कश्मीर में हुआ। कहाँ हुआ? कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर में हुआ। और जब इसका आयोजन, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, तो कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाने लगा। द्वितीय अशोक। क्या कहा जाने लगा? द्वितीय अशोक। तो उसके बाद हम लोग देखें कि जब चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ तो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हो गई, एक हीनयान और दूसरा महायान। और जो कनिष्क थे वह महायान शाखा के अनुयायी बने। उसके बाद हम लोग देखें कि कनिष्क के द्वारा जो है वह गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण करवाई गई। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने जो जिंदगी भर कहते रह गए कि मूर्ति पूजा मत कीजिए, मूर्ति पूजा मत कीजिए, और कनिष्क ने उनका ही मूर्ति बना दिए। और उसके बाद हम लोग देखें कि कनिष्क के द्वारा उनकी पहली मूर्ति जो है वह गंधार शैली में निर्मित किया गया। और यहाँ पर देखें कि उन्होंने 2 शैलियों का विकास किया, एक गंधार शैली और एक मथुरा शैली। गंधार जो शैली हुआ उसमें भारतीय शैली और यूनानी शैली दोनों का निर्मित है। और उसके बाद हम लोग देखें भारतीय जो शैली हुआ वह मथुरा शैली हुआ। तो यहाँ से उसके बाद हम लोग देखें कि जो गंधार शैली का जो मूर्ति होता है उसमें देखिएगा कि थोड़ा उभरा टाइप के रहेगा, और जिसमें कोमल शरीर रहेगा उसमें समझ जाइएगा कि मथुरा शैली है वह भारतीय शैली है। और उसके बाद हम लोग देखें कि यह जो मथुरा शैली है उसका मुख्य केंद्र कहाँ हुआ? तो मथुरा हुआ। उसके बाद हम लोग देखें कि कनिष्क के दरबार में जो प्रमुख व्यक्ति रहते थे उनमें हम लोग देखेंगे कि अश्वघोष हुए, जो कि बौद्ध विद्वान थे। और जब बिहार पे आक्रमण पाटलिपुत्र पे कनिष्क ने किया था तो यहीं से उनकी प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद देखें कि अश्वघोष की रचना जो है सौंदरानंद और उसके बाद बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र, यह जो तीनों रचनाएं हैं यह किसके है?
तो अश्वघोष का है। और उसके बाद देखें नागार्जुन। नागार्जुन जो इनके दरबार में रहते थे, यही नागार्जुन जो है वह सापेक्षता का सिद्धांत दिए। और उसके बाद देखें इन्हें नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है और इनकी जो है तुलना मार्टिन लूथर किंग से किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखें एक राजवैद्य था, उसका नाम था चरक, और इनकी जो रचना थी वह चरक संहिता थी। और यहाँ से हम लोग देखें कि एग्जाम में 2-3 जो है राजवैद्य उनसे प्रश्न बनते हैं। तो पहला देखें चरक जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे, और उसके बाद हम लोग जीवक देखें जो कि बिंबिसार के दरबार में रहते थे, और बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में जीवक को ही भेजे थे। और उसके बाद देखें धन्वंतरी, और यह जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और उसके बाद देखें कि एक और है वासुमित्र, यह भी इम्पोर्टेंट है, और इनका जो रचना है वह महाविभास शास्त्र है। और उसके बाद देखें कि बौद्ध धर्म पे इन्होंने एक विश्वकोश भी लिखे। तो यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। कुषाण वंश का जो अंतिम राजा हुआ वह कौन हुआ? तो वासुदेव हुआ। तो यहाँ से सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए।